गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी लिटरेचर में चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 15 का क्या नाम है आप लोग बताइए। चैप्टर नंबर 15 का नाम है इंटरनेट। उस चैप्टर को तो हमने पढ़ लिया है। थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर था क्योंकि जो उसकी हिंदी थी ना वो उतनी आसान नहीं थी जितनी कि बाकी चैप्टर्स में थी। तो जाहिर सी बात है कि एक्सरसाइज भी थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं है, साथ साथ पढ़ते हैं तो आसानी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अभ्यास से। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है श्रुति लेख लिखिए। श्रुति लेख का मतलब क्या होता है, सुनकर लिखना। तो लेकिन हर चैप्टर में ये एक्सरसाइज हमारी होती है, तो उसमें से कुछ जो शब्द हैं उन्हें हम सुनकर लिखते हैं और कभी कभी उन्हें क्या करते हैं, देख कर लिखते हैं। तो आज देख कर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं सारे शब्द आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ, आप उन्हें ध्यान से देखिए, उनका उच्चारण सुनिए और उसके बाद अपनी नोटबुक पर हर शब्द को 5-5 बार सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है, बोल बोल कर। ठीक है, चलिए देखिए पहला शब्द देखिए, इसको हम पढ़ते हैं आविष्कार। आविष्कार क्या पढ़ते हैं, आविष्कार। जब हम किसी नई चीज की खोज करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, उसको बनाते हैं, तो वैज्ञानिकों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कि उन्होंने आविष्कार किया है ना। जैसे उन्होंने इन्वर्टर का आविष्कार किया, जैसे उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया, जैसे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया। ठीक है, तो इस तरह से ये शब्द आविष्कार। ठीक, अब इसे हम आविष्कार बोलेंगे, आविष्कार तो गलत हो जाएगा, तो क्या बोलना है, आविष्कार। ठीक है, अगला शब्द देखिए, स, उसके बाद रारेफ की मात्रा को पढ़ेंगे, सर्वाधिक। सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब क्या होता है, सबसे अधिक। जो चीज सबसे ज्यादा होती है उसे सब सर्वाधिक बोलते हैं। ठीक है, अगला शब्द देखिए, व आधा है और य है, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, व्य। व्य व स्थित। स्थित, ठीक है, पहले था फिर ता, पहले था फिर ता, तो ये शब्द क्या हो गया, व्यवस्थित। अगर सारी चीजें अपनी जगह पर रखी हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो सारी चीजें व्यवस्थित हैं। ठीक है, अगला आसान है, देखिए का, और जब आधा अक्षर और पूरा अक्षर एक साथ होता है तो दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं, तो ये हो जाता है काल्प। काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब क्या होता है, झूठा, नकली, जो आपने अपने मन में सोच लिया हो वो काल्पनिक है, जो सामने दिखाई ना देता हो वो काल्पनिक है। ठीक है, इमेजिनरी। अगला शब्द देखिए, प, और उसके बाद पहले दारेफ की मात्रा को पढ़ेंगे, पर। पर्या, पर्यावरण, पर्यावरण। तो हमारे आसपास का जो वातावरण हम देखते हैं उसको हम अपना पर्यावरण कहते हैं, इंग्लिश में एनवायरमेंट। अगला शब्द देखिए, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। तो आसमान के भी पार, आकाश के भी पार जो है, जो सब कुछ काला है वो अंतरिक्ष है। ठीक, अगला शब्द देखिए, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ यानी कि जो विशेष ज्ञानी होते हैं, जिनको विशेष ज्ञान होता है, वो विशेषज्ञ होते हैं। जैसे किसी भी चीज के बारे में हम कितना जानते हैं, हम एक ऊपर ऊपर का नॉर्मल जानते हैं, लेकिन जो उस विषय को जानने वाले विशेषज्ञ हैं वो उस विषय को बहुत डीपली, बहुत अंदर तक जानते हैं और महारत उनको हासिल होती है उस विषय पर। तो किसी क्षेत्र के बारे में विशेष रूप से जानकारी रखने वाले, गहरी जानकारी रखने वाले, ज्यादा जानकारी रखने वालों को विशेषज्ञ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशलिस्ट। अगला शब्द क्या है, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट। ठीक, जो खोज करते हैं, जो अनुसंधान करते हैं, जो किसी चीज का आविष्कार करते हैं, ठीक है, और समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, वो वैज्ञानिक होते हैं। आगे देखिए, घनिष्ठ। अब ये आधा अक्षर पूरा अक्षर एक साथ पढ़ेंगे, निष्ठ, घनिष्ठता। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो घनिष्ठ मतलब बिल्कुल करीबी, निकट का। ठीक, उसे बोलते हैं घनिष्ठता, जैसे हमारे मित्रों के साथ हमारी घनिष्ठता हो जाती है। आगे देखिए, तात्कालिक। बहुत सारे लोग इसको तत्कालिक बोल देते हैं और गलत भी लिखते हैं, तो ये तत्कालिक नहीं है,
तात्कालिक है। देखिए जब हम तत्काल लिखते हैं तो तत्काल लिखते हैं, फिर मात्रा नहीं लगाते आ की, लेकिन जब हम तात्कालिक लिखते हैं तो तात्कालिक लिखते हैं। ठीक है, तो तात्कालिक मतलब तुरंत होने वाला, जो चीज़ जल्दी हो जाए, तुरंत हो जाए, उसे तात्कालिक कहते हैं। ठीक, 10 शब्द हैं, समझा दिए हैं हमने आपको। अब आप इन्हें अपनी नोटबुक पे सुंदर राइटिंग में बोल बोल कर पढ़कर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2 पर। मौखिक उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न हैं, मौखिक उत्तर देने हैं। प्रश्न अच्छे हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपको लिखकर इसे समझा दूं। तो पहला प्रश्न है इंटरनेट क्या है। दूसरा प्रश्न है जनसंचार के प्रमुख साधनों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न क्या है, नए सूचना समाज ने किसे जन्म दिया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है लिखना, लेकिन हम लिखेंगे। जनसंचार के प्रमुख साधनों के नाम बताइए। जन मतलब जनता, संचार मतलब सूचना को पहुंचाना। जनता तक सूचना कौन कौन से माध्यम से पहुंचती है, उनके नाम लिखने हैं। और नए सूचना समाज ने किसे जन्म दिया है। आज हमारा समाज कैसा हो गया है, सूचना का समाज बन गया है। यानी कि हर आदमी क्या करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा सूचना इकट्ठी करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगी, वो सूचना कलेक्ट करना चाहता है, वो अपने पास रखना चाहता है, फिर चाहे उसके काम की सूचना हो या उसके काम की सूचना ना हो। ठीक, तो इस वजह से जगह जगह हमारे समाज में क्या खुल गए हैं, क्या बन गए हैं, चलिए इनके आंसर देखते हैं। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है मुझे, मौसम विंटर्स का आ गया है ना, तो हाथ थोड़े से शेक कर रहे थे मेरे जब मैं लिख रही थी, ठंड लग रही थी, तो उसको अवॉइड कर देना। ठीक है, आंसर पर फोकस करना। तो पहला प्रश्न क्या था, इंटरनेट क्या है। देखिए इंटरनेट क्या है, पढ़ते हैं एक बार। इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। सूचना तकनीक का मतलब इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास में टेक्निक है कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, तो उसकी जो सबसे मॉडर्न प्रणाली है, जो आज हमारे पास मौजूद मॉडर्न सिस्टम है, वो इंटरनेट है। क्योंकि इंटरनेट से ही तो सारी सूचनाएं पल भर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। तो जो हमारे पास सूचना पहुंचाने की टेक्निक है, उन सारी टेक्निक्स में इंटरनेट जो है वो सबसे मॉडर्न है। ठीक, मोस्ट मॉडर्न टेक्निक है। दुनिया भर के सभी कंप्यूटरों को, कंप्यूटर देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, क और उसके ऊपर बिंदी है म की, फिर प्यूटरों। हम चाहें तो ये बिंदी हटाकर आधा माँ भी बना सकते हैं, तो ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे, कंप्यूटरों। ठीक है, तो कंप्यूटरों को एक ही नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। देखिए दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ पर है, कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो हमने क्या किया, दुनिया भर के सारे कंप्यूटर्स को आपस में एक ही नेटवर्क से जोड़ दिया, और इसी जोड़ने के काम को हमने क्या कहा, इंटरनेट। जब हम इंटरनेट को यूज करते हैं तो क्या करते हैं कि दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में जो नॉलेज स्टोर है उसको अपने पास मंगा लेते हैं। तो अपने पास कैसे मंगा सकते हैं, अपने पास तभी मंगा सकते हैं जब वो कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो हमने दुनिया भर में जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, जितने भी लैपटॉप हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर हैं, सबको एक दूसरे से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो वहाँ पर जो भी डेटा फीड है, वो सारा डेटा वहाँ से हमको यहाँ मिल जाता है अगर हमें ज़रूरत होती है। तो ये ही हमें लिखना है, और वो लैंग्वेज उसकी ऐसे ही बनेगी। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश का है, लेकिन इसको हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसलिए लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल लगती है हमें। तो इंटरनेट सूचना तकनीक का सबसे आधुनिक प्रणाली है, सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। दुनिया भर के सभी कंप्यूटरों को एक ही नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इसी समूह को इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, जो सारे कंप्यूटरों को हमने एक ही नेटवर्क से जोड़ा है, तो इसी जोड़ने के काम को, इसी समूह को, इसी कलेक्शन को इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। जनसंचार के प्रमुख साधनों के नाम बताइए। अभी मैंने बताया जनसंचार क्या होता है, जनता तक सूचनाओं को पहुंचाने का काम क्या करते हैं, जनसंचार के साधन करते हैं। जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, टीवी के जरिए हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं आती हैं। जो लोग पढ़ाई करना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए अखबार है। जो सुनना पसंद करते हैं उनके लिए रेडियो है। जो अगेन पढ़ना और चित्रों को देखना पसंद करते हैं उनके लिए पत्र पत्रिकाएं हैं। और जिन्हें सुनना देखना सब कुछ पसंद है, पढ़ना, उनके लिए इंटरनेट है। ठीक, तो ये मॉडर्न है। इसके पहले रेडियो चलता था, पत्र पत्रिकाएं चलती थी, अखबार चलता था, टीवी चलती थी। तो ये सारे
क्या है, जनसंचार के हमारे प्रमुख साधन हैं। इनके जरिए हम सूचना प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, नए सूचना समाज ने किसे जन्म दिया है? जो आज हमारा समाज है, नया सूचना समाज, उसने किसे जन्म दिया है? तो नए सूचना समाज ने सूचना ढाबों को जन्म दिया है। सूचना ढाबों को हम अगर कोई ना समझे तो हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं समझाने के लिए साइबर कैफे, क्योंकि साइबर कैफे नाम बहुत फेमस है, कोई भी आदमी समझ जाएगा कि ये साइबर कैफे सूचना ढाबे हैं। तो नई सूचना समाज ने साइबर कैफे को जन्म दिया है, जो हर शहर व हर गांव के कोने कोने में कार्यरत हैं। कार्यरत का मतलब काम कर रहे हैं। ठीक, हर शहर और हर गांव के कोने कोने में सूचना ढाबे या साइबर कैफे काम कर रहे हैं, जो कि नए सूचना समाज ने जन्म दिए हैं। क्योंकि समाज ऐसा है कि उसको सूचना चाहिए, और सूचना कहाँ मिलेगी? साइबर कैफे में मिलेगी। तो लोग साइबर कैफे का बड़ी ही धूमधाम से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। उन प्रश्नों के उत्तर हमने पढ़ लिए हैं, सीख लिए हैं, अब आप उन्हें लिख लीजिएगा। आगे है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो हमारे पास प्रश्न है, उसके 3 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन को चूज करना है। समाज के विकास का मूल स्रोत क्या है? भाई समाज विकास करेगा, तो समाज विकास कब करेगा? जब समाज के लोग विकास करेंगे। और हम सब लोग विकास कब करेंगे? जब हमारे पास में ज्ञान होगा। और ज्ञान बराबर क्या होता है? सूचना। यानी कि ज्ञान को किससे नापा गया है? सूचना से नापा गया है कि अगर हमारे पास ज़्यादा सूचनाएं होंगी तो हम ज़्यादा होशियार हो जाएंगे, और हम ज़्यादा होशियार हो जाएंगे तो हम विकास करेंगे। जब हम विकास करेंगे तो समाज भी विकास करेगा। तो समाज के विकास का मूल स्रोत क्या है? सूचना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सूचना। सूचना कहाँ से मिलती है? नेट से मिलती है। तो कुछ बच्चे हो सकता है कि नेट लगा दें, लेकिन नेट नहीं लगाएंगे, सूचना लगाएंगे, क्योंकि सूचना हमें नेट के अलावा और भी तो साधनों से मिलती है। अभी हमने पढ़ा था ना, अखबार से मिलती है, पत्र पत्रिकाओं से मिलती है, टीवी से मिलती है। तो इसीलिए इसका पूरी तरह से जो सही आंसर है वो है सूचना। ठीक है, नेट नहीं है। आगे देखिए, भारत में नेट उपभोक्ताओं की संख्या है। उपभोक्ता कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। तो अनुमान है ऐसा कुछ अभी काउंटिंग तो नहीं की गई है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि भारत में नेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या लगभग 50 करोड़ है। 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़ का अंतर है। तो अनुमान है कि 50 करोड़ है। यानी कि भारत का बच्चों को अगर छोड़ दें तो हर एक व्यक्ति, अब तो है ना, कुछ बूढ़े लोगों को छोड़ दें तो अब तो हर जवान व्यक्ति जो है वो मोबाइल फ़ोन का और इंटरनेट का खूब इस्तेमाल कर रहा है। तो इतनी संख्या होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, रिक्त स्थान की बात करते हैं। रिक्त स्थान में क्या है, देखिए, आज के समाज को डैश कहा जाता है। तो आप लोग इसका आंसर लिख ही सकते हो कि आज के समाज को क्या कहा जाता है? आज के समाज को सूचना समाज कहा जाता है, क्योंकि सारा समाज इसी होड़ में है, इसी रेस में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं कैसे इकट्ठी करें। इसलिए आपने देखा है कि जब 2 लोग आपस में बैठते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, तो बीच में टेबल होती है, चाय नाश्ता रखा होता है, और दोनों आदमी अपने अपने फ़ोन खोलकर अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं और आपस में बातें भी कर रहे होते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम एक साथ 2 काम भी निपटा लें। एक तरफ फ़ोन है हाथ में, उससे सूचनाएं लेते रहें, और दूसरी तरफ बातचीत भी करते रहें। ये बातचीत की शैली एक बहुत ही बेकार शैली है। इस शैली में ना तो आप एक दूसरे से अच्छे से मिल पाते हैं, वार्मथ आता है, मिलने के बाद जो गर्माहट पैदा होती है वो भी नहीं आती है, और बस मिल भी लेते हैं और मिलने का मज़ा भी नहीं आता है। तो जब आप किसी से मिलें तो मोबाइल को साइड में रखकर हटाकर मिलें। जब आप पढ़ाई करें तो मोबाइल को साइड में रखकर हटाकर करें। ठीक है, जब मोबाइल चलाएं तो ही मोबाइल चलाएं, तो ही मोबाइल पर सूचना इकट्ठी करें, तो ही मोबाइल देखें। अदरवाइज़ जब आप कुछ और काम कर रहे हैं तो उसमें मोबाइल का जो हाथ है वो कम से कम होना चाहिए। मोबाइल का इंटरफियर आप उसमें बिल्कुल ना करें। अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यात्रा का आनंद लें। मोबाइल ना तो स्वयं छुएं और ना ही किसी को छूने दें। ठीक है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो मोबाइल बिल्कुल ना चलाएं। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो मोबाइल ना चलाएं। अगर आप बैठकर अपने परिवार के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो मोबाइल ना चलाएं। अगर आप अपने किसी बड़े की सेवा कर रहे हैं, है ना, तो भी मोबाइल ना चलाएं। मानकर चलिए आपके दादाजी ने बोला कि मेरे पैर दबा दो बेटा, और आप उनके पैर दबाने पहुंच जाते हैं और आप सोचते हैं कि पैर ही तो दबा रहा हूँ, लाओ मोबाइल चला लूँ तब तक। तो आप पूरी तरह से पैर नहीं दबा रहे, आप उनके साथ फिर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इससे बेटर ये है आप पैर दबाएं ना। ठीक है,
ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। एक काम करते समय दूसरा काम नहीं करना चाहिए। दुनिया कहीं नहीं भागी जा रही है, बहुत समय है हमारे पास में, हम कर लेंगे उस काम को। तो ज़्यादा सूचना इकट्ठी करने के बारे में ना पढ़ें। सूचनाएं जो काम की हैं वही आपके लिए काम में आती हैं जीवन में। आप 500 सूचनाएं इकट्ठी कर लें और उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि घर परिवार के लोगों को जब आपकी मदद की ज़रूरत पड़े तब आप कहें कि नहीं, आप फ़ोन में व्यस्त हैं इसीलिए वो नहीं करेंगे। तो फ़ोन इम्पॉर्टेंट है, बट लोगों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लोगों ने फ़ोन को बनाया है, फ़ोन ने व्यक्ति को नहीं बनाया, ठीक है ना। चलो दूसरा देखो, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का मुख्य काम क्या है? डैश के लिए विभिन्न सूचनाएं देना होता है। तो WWW क्या करता है? WWW एक प्रकार का एड्रेस है, ठीक। किस चीज़ का? जो नेटवर्क हमने बनाया है ना, जो सारे कंप्यूटरों को दुनिया भर के जोड़ दिया है, तो उस जोड़ने के लिए जो हमने पूरा एक नेटवर्क बिछाया है उसका एड्रेस है कि हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक। हम WWW टाइप करके पहुंचेंगे, ठीक। तो वो विभिन्न सूचनाएं किसको देता है? उपभोक्ताओं को देता है या उपयोगकर्ताओं को देता है। जो लोग उसका उपयोग करते हैं उसको वो विभिन्न सूचनाएं देता है। आगे देखिए, संपूर्ण विश्व में डैश की प्रगति की गति डैश तीव्र है। तो पूरे विश्व में किसकी प्रगति बहुत तेज हो रही है? इंटरनेट की। तो यहाँ नेट या इंटरनेट भर सकते हैं। और कैसी है? तीव्र है, मतलब तेज है। कितनी तेज है? बहुत ज्यादा, अत्यंत। अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा। तो संपूर्ण विश्व में नेट की प्रगति की गति अत्यंत तीव्र है, ठीक है। अगला देखिए, नेट विश्व में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला डैश सिद्ध हुआ है। नेट जो है, जो इंटरनेट है, वो विश्व में बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। बहुत तेज गति से ऐसे बढ़ रहा है कि अगर हम सर्वे करेंगे और आज बोलेंगे कि इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाले दुनिया में 1 करोड़ लोग हैं, ठीक है, और 4 महीने बाद अगर हम सर्वे करें तो 4 महीने में ही वो संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ से 1.5 करोड़ हो जाएगी। यानी कि 4 महीने में 50 करोड़ और बढ़ गए। तो नेट बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन उसकी बढ़ने की गति भी बढ़ रही है। तो नेट विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला क्या सिद्ध हो गया है? जन संचार का माध्यम सिद्ध हो गया है। जैसे अखबार हैं पर वो बढ़ नहीं रहे, टीवी बढ़ नहीं रहे, ये सारी चीज़ों का दौर खत्म हो रहा है। धीरे धीरे लोगों ने अखबार को पढ़ना बंद कर दिया है, मैंने भी कर दिया है, ठीक। टीवी देखना भी कम हो गया है, मेरा भी कम हो गया है। रेडियो शहरों में तो मिलते ही नहीं है। पत्रिकाएं लोगों के घरों में ना के बराबर आती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा होता है, जब कोई नई चीज़ आती है तो सारे लोग उसी के पीछे भागते हैं। अब आने वाले समय में इंटरनेट से बेहतर और कुछ आ गया तो लोग इंटरनेट को भी छोड़ने लग जाएंगे। तो ये एक चीज़ को छोड़कर दूसरे को पकड़ते हैं, ये सब चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिल करने वाले हैं जनसंचार का माध्यम, ठीक। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। प्रश्न पढ़ लेते हैं। नेट की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो जो जो काम हम कर सकते हैं वो हमें लिखना है। सुपर हाईवे से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ भी बताइए। तो सुपर हाईवे क्या होता है वो हमें लिखना है, और सुपर हाईवे से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं वो लिखना है। ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार क्या है? इससे किसको सबसे अधिक लाभ पहुंचा है? तो ई बिजनेस से सबसे अधिक लाभ किसको पहुंचा है, ये हमें लिखना है, ठीक। तो इस तरह से 3 प्रश्न हैं, इनके उत्तर हमको देने हैं। थोड़े से बड़े हैं क्योंकि अच्छे से समझाने के लिए आंसर को थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। बट अच्छे आंसर की पहचान इस बात से नहीं होती है कि उत्तर बड़ा है या छोटा है, इस बात से होती है कि उत्तर पढ़ के आपको सब कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चलिए हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, नेट की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं? नेट की सहायता से वैसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट इस उत्तर में हमने क्या लिखा है वो देखना है। नेट की सहायता से वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना आसान और त्वरित हो गया है। देखो, नेट की सहायता से हम वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि वस्तुओं को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, और जो सेवाएं हैं उन्हें भी बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, ठीक। जैसे मैं आपको मोबाइल पर पढ़ा रही हूँ तो आप नेट की सहायता से देख रहे हैं ना, उस वीडियो को नेट की सहायता से देख रहे हैं। तो मैं क्या दे रही हूँ, मैं आपको सेवा दे रही हूँ, ठीक। और आप उस सेवा का लाभ उठा रहे हैं नेट की सहायता से, क्योंकि ऐसा करना बहुत आसान हो रहा है हमारे लिए। तो नेट की सहायता से जो लोग वस्तु बेचते हैं वो वस्तु बेच रहे हैं, और जो लोग सेवा बेचते हैं वो सेवा बेच रहे हैं।
और ये ऐसा करना कैसा हो गया, आसान हो गया है और त्वरित हो गया है, ईजी है बहुत, कोई मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ और आप वहाँ पर वीडियो देखते हैं, और त्वरित है और फास्ट है। जैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ वैसे ही पोस्ट करती हूँ और 15-20 मिनट में वीडियो आपके पास पहुँच जाती है। तो 15-20 मिनट का समय कितना आसान समय है। कल आप दुकान से कोई सामान खरीद कर लाते हैं और कहते हैं कि इसको घर भिजवा देना, तो वो घर भिजवाने में दुकानदार कम से कम 1 घंटा तो ले ही लेगा, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है, इधर हमने भेजा उधर आपके पास पहुंचा, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेज, इधर से किया उधर भेजा उधर पहुंच गया, त्वरित हो गया है, यानी कि बहुत जल्दी होता है सब कुछ। नेट का प्रयोग मनोरंजन में हम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में नेट का प्रयोग भरपूर हो रहा है, चिकित्सा में हो रहा है यानी कि मेडिकल फील्ड में हो रहा है, शिक्षा में हो रहा है जो हम कर रहे हैं, व्यापार में हो रहा है, एवं बैंकिंग में, हर जगह नेट का प्रयोग हो रहा है, आदि क्षेत्रों में बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। तो नेट का प्रयोग मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार एवं बैंकिंग के क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। इसके अलावा हम अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के लिए भी नेट का प्रयोग करते हैं। हम किसी को वीडियो कॉल करते हैं, है ना, हम व्हाट्सएप पर किसी को मीट करते हैं या चैट करते हैं, हम फेसबुक चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम को चलाते हैं, हम यूट्यूब को चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अपने व्यक्तिगत कॉन्टेक्ट के लिए करते हैं। तो मित्रों एवं परिवार के साथ वार्तालाप करने, वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत करने, तथा सामाजिक संपर्क बढ़ाने में नए नए दोस्त बनाते हैं। एक शहर में बैठकर दूसरे शहर के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो इससे हमारा संपर्क बढ़ता है। तो सामाजिक संपर्क बढ़ाने में भी इंटरनेट का खूब प्रयोग हो रहा है। तो क्वेश्चन हमसे क्या था कि इंटरनेट की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट की सहायता से की जा रही हैं, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, आप लोग इसे पढ़िए, लिखिए, समझिए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, सुपर हाईवे से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ भी बताइए। तो सुपर हाईवे क्या है देखते हैं। सुपर हाईवे यानी कि सूचना महामार्ग। सुपर हाईवे की हिंदी क्या हुई, सूचना महामार्ग। इसके जरिए क्या होता है, आम नागरिकों को इंटरनेट से जोड़ने का काम होता है। सुपर हाईवे एक ऐसा हाईवे, मतलब एक तो हाईवे क्या होता है जिस पर हमारे व्हीकल चलते हैं, तो उसको हाईवे कहते हैं। यहाँ पर सुपर हाईवे है यानी कि व्हीकल ना चले लेकिन सूचना चले। तो सूचना चलाने के लिए क्या है, सारे लोगों को, आम नागरिकों को इंटरनेट से जोड़ने का काम होता है। इसकी सहायता से समाज का प्रत्येक मनुष्य विश्व सूचना तक पहुंच सकता है, ठीक। हमें दुनिया की कोई सी भी सूचना चाहिए तो हम सुपर हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। उसके लिए शब्द सुपर हाईवे प्रयोग किया गया है, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते पर चलकर हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो हमारी मंजिल है, वो है सूचना। और किसी भी दुनिया के अंदर घुस के, किसी भी देश के अंदर घुस के, किसी भी राज्य के किसी भी शहर के अंदर घुस के, किसी भी इंसान के कंप्यूटर में घुस के वो सूचना हम निकाल सकते हैं, ठीक। पर परमिशन के साथ, ऐसा नहीं है कि परमिशन के बिना, परमिशन के साथ निकाल सकते हैं। अब इसके अनेकों लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं देखिए, कि इसकी सहायता से आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठे विद्वान जनों, शिक्षकों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों आदि से संपर्क किया जा सकता है तथा उनसे परामर्श लिया जा सकता है। जैसे आज हमें इंग्लिश सीखनी है तो ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति से इंग्लिश सीखें। हमको लगता है कि ब्रिटेन में बहुत अच्छे टीचर हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं, तो हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनकी फ़ीस पूछते हैं, उनसे टाइम लेते हैं और वो हमें वीडियो कॉल के ज़रिए, वीडियो चैट के ज़रिए बड़ी आसानी से इंग्लिश बैठ कर वहाँ से सिखा सकते हैं। ना हमको उधर जाना, ना उनको इधर आना, हमने उनको पैसा भेज दिया, उन्होंने हमको सर्विस दे दी। तो इस तरह से हम दुनिया के किसी भी विद्वान व्यक्ति से, शिक्षक से, डॉक्टर से, वैज्ञानिक से बातचीत कर सकते हैं। जस्ट उनको एक ईमेल लिखना है, अगर वो हमारा ईमेल पढ़ते हैं तो वो हमें रिप्लाई करेंगे और रिप्लाई करने के बाद जो आगे की प्रोसेस होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कोई भी आदमी दुनिया में जो है वो हमसे दूर नहीं है, सब लोग पास में हैं, सब ग्लोबल हो गए हैं, ठीक। तो ग्लोबलाइजेशन का टाइम इसको बोला जाता है, वैश्वीकरण का समय इसको बोला जाता है कि सब कुछ ग्लोबल है। ऐसा नहीं है कि अपने शहर में बैठे हैं तो सिर्फ अपने शहर के लोगों से मतलब है, नहीं, अपने शहर में बैठकर पूरी दुनिया के लोगों से मतलब रख सकते हैं, पूरी दुनिया के लोगों से संपर्क भी रख सकते हैं, ठीक। दूसरा प्रश्न क्या है, ईमेल व्यवस्था से कोई भी सूचना बहुत ही कम कीमत पर तत्काल, मतलब तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जा सकती है। ईमेल भेजने में क्या पैसा लगता है आपका, कोई भी पैसा नहीं लगता। आपके पास बस आपके फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए, आपके लैपटॉप में इंटरनेट होना चाहिए,
ठीक, बस उसके लिए जो आपको खर्चा करना है बस वही खर्चा है आपका। इसके अलावा ईमेल भेजने के लिए कोई खर्चा नहीं है। ठीक, बहुत ही कम कीमत है इंटरनेट की तो और सबसे अच्छी बात है कि तुरंत चला जाता है। अभी आज मैं आपको ईमेल करूँ आपके फ़ोन पर तुरंत आ जाएगा, ज़रा भी समय नहीं लगता इस काम को होने में, तो बहुत जल्दी जल्दी। तो इसलिए तो लोगों को बहुत जल्दी है ना, हर एक चीज़ की रफ्तार 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 की बात होती है। तो ये उसके लाभ हैं। ठीक, पहला, हम किसी भी व्यक्ति से बड़ी आसानी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो हमसे कितनी दूर बैठा है। और दूसरा, हमें कोई सूचना पहुंचानी है तो हम अपनी सूचना बड़ी ही कम कीमत पर और बड़े ही त्वरित रूप से तत्काल तरीके से उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ई बिजनेस क्या है, इससे किसको सबसे अधिक लाभ पहुंचा है। तो ई बिजनेस क्या है, इंटरनेट की मदद से किया जाने वाला बिजनेस ई बिजनेस कहलाता है। जिस बिजनेस में इंटरनेट की उपयोगिता होती है, उसकी ज़रूरत होती है, वही ई बिजनेस है। इसके माध्यम से क्या होता है कि हम अपने फ़ोन या कंप्यूटर से अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान घर बैठे मंगवा सकते हैं। ई बिजनेस में क्या होता है कि हम कोई भी सेवा, एक न केवल सामान बल्कि सेवा, ठीक, अगर हमको किसी लॉयर है उसकी परामर्श चाहिए तो हम ले सकते हैं, वो हम उसको अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं और वो हमें उसके ऊपर डिस्कशन करके उसके ऊपर जो भी बनता है हमें देना, वो हमें दे देते हैं। अगर हमें अपने घर का इंटीरियर कराना है, हमने अपने घर का नक्शा उनको भेज दिया, उन्होंने उसकी डिज़ाइन बना के भेज दी। ठीक है, हमें डॉक्टर से कुछ पूछना है अपनी तबीयत के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, तो हमने मेडिकल का जो पेपर है, जो अपनी टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो भेज दी, उसके बाद उन्होंने हमको दवाइयाँ लिख कर भेज दी। तो सब कुछ दूर दूर बैठकर बड़े आराम से हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये बिजनेस ही तो चल रहा है, फ्री में तो नहीं करने वाले ना वो ये सब काम, इसके बदले वो हमसे पैसा लेंगे, तो पैसा हमने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो बड़ा आसानी से सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी बहुत हैं। कई बार आप ठग जाते हो और आपको पता ही नहीं लगता है कि आपका पैसा आपके अकाउंट से कब निकल गया, किसी ने निकाल दिया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो वो होती हैं, कोई भी चीज़ आई है तो उसके प्रॉब्लम्स, उसके नुकसान तो होने ही होने हैं। ठीक है, हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही होते हैं। तो बात यह है कि इंटरनेट की मदद से किया जाने वाला बिजनेस ई बिजनेस कहलाता है। इसके माध्यम से हम अपने फ़ोन या कंप्यूटर से अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान घर बैठे मंगवा सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी तमाम कंपनियां ई बिजनेस में सफल होकर अपना नाम कमा रही हैं या लाभ कमा रही हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न पूछा था ना कि इससे लाभ किसको हो रहा है, तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी तमाम कंपनियां ई बिजनेस में सफल हैं और अपना नाम बहुत कमा रही हैं। आज हमें शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम अमेजोन पे जाएंगे, हम फ्लिपकार्ट पे जाएंगे और जो भी चीज़ हमें खरीदनी है वो हम खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। इस उत्तर को आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब सॉल्व करते हैं भाषा की बात को। 2 एक्सरसाइज हैं, बहुत जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों का निर्देशानुसार काल बदलना है। बहुत आसान है, 3 वाक्य दिए हैं और ये बताया गया है कौन से काल में बदलना है। जैसे सभी लोग नेट का प्रयोग करते थे, ठीक, इसको वर्तमान काल में लिखना है। तो वर्तमान काल में कैसे लिखेंगे, सभी लोग नेट का प्रयोग करते हैं, थे हट जाएगा और हैं आ जाएगा। वह हर समय कार्यरत रहता है, कार्यरत का मतलब बिजी इन डूइंग वर्क, कार्य में व्यस्त। ठीक है, कार्य में व्यस्त को कार्यरत बोलते हैं। इसको भविष्य काल में लिखना है, तो भविष्य काल में कैसे लिखेंगे कि वह हर समय कार्यरत रहेगा। ठीक है, वह हर समय कार्यरत रहेगा। अब भूतकाल में बदलना है, मैं इंटरनेट का प्रयोग करती हूँ, इसको भूतकाल में बदलना है। तो भूतकाल क्या होगा कि मैं इंटरनेट का प्रयोग करती थी, ये हो गया भूतकाल। ठीक, चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 6 शब्द हैं, इनके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। तो देखिए, पहला शब्द है उपलब्ध। अगर कोई चीज़ हमारे पास उपलब्ध है तो उपलब्ध है, और अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, अनुपलब्ध। उपलब्ध का विलोम शब्द अनुपलब्ध। अगला शब्द है आदान। आदान मतलब लेना और उसका विलोम शब्द हुआ प्रदान। प्रदान मतलब देना। देश, देश का उल्टा या विलोम शब्द विदेश। सुरक्षित, सुरक्षित का असुरक्षित। प्राचीनतम, देखिए जिस डिग्री में शब्द लिखे होते हैं विलोम शब्द भी उसी डिग्री में लिखे जाएंगे, उसी अवस्था में लिखे जाएंगे। अब ये क्या है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री में ही इसको लिखेंगे। ठीक,
तो प्राचीन मतलब पुराना और आधुनिक मतलब नया, तो यहाँ प्राचीनतम है तो फिर आएगा आधुनिकतम। व्यवस्थित, सब चीज़ें अच्छे से रखी हुई हो तरीके से, कायदे से, और इसका उल्टा क्या होगा, सब चीज़ें बिखरी पड़ी हो तो अव्यवस्थित। ठीक है, तो उपलब्ध, अनुपलब्ध, आदान प्रदान, देश विदेश, सुरक्षित असुरक्षित, प्राचीनतम, आधुनिकतम, व्यवस्थित अव्यवस्थित। तो ये थी इस चैप्टर की बच्चों एक्सरसाइज अब फिनिश हो चुकी है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप बड़े ही इत्मीनान से सुंदर राइटिंग में इस सारी एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में लिखिए, समझिए, याद करिए, और पीछे का भी सारा जो आपका कोर्स है उसे रिवाइज करते रहिए। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।